देखिए, जब हम कोई भी मशीनिंग पार्ट बनाते हैं, ठीक है, कोई भी पार्ट मशीन करते हैं, तो हम क्या करते हैं, मटेरियल की परत या लेयर्स को हटाते हैं। जैसे मान लीजिए हमको एक फ्लैट प्लेट बनाना है, तो हम उसे एक बड़े से टुकड़े से काट के बना रहे हैं, या उसकी और थिकनेस को भी कम कर रहे हैं। तो काट के फ्लैट प्लेट बनाएंगे, मान लीजिए इतना एक्सेस मटेरियल था, इतना हमने काट दिया। तो जब काट देंगे, तो जो आपका ये चीज है, यहाँ से यहाँ तक का जो ये हिस्सा बन रहा है, जो हमारा रिक्वायर्ड था, इसकी जो टॉप सरफेस है, हमें क्या चाहिए कि बिल्कुल ये फ्लैट हो, सीधी हो, इसमें कोई भी अनइवननेस ना हो। लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि अगर आप इस, मान लीजिए इस एरिया को जूम करके उससे देख रहे हैं माइक्रोस्कोप से, तो एरिया कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। ठीक है, ये जो एरिया आपका है, ये कुछ ऐसे दिखता है यहाँ पे, यहाँ का ये एरिया मैंने दिखाया आपको। स्पेशली मैंने आपको ये लाइन दिखाई है, ये लाइन। तो हो ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि किसी भी पार्ट को, एलिमेंट को बनाने या प्रयोग करने से पहले उसको मशीन किया जाता है, मतलब उसको मशीनों द्वारा बनाया जाता है। उसके बाद उसकी जो सतह होती है, उसकी टेस्टिंग की जाती है, सतहों को, उसके कॉन्टैक्ट्स की का परीक्षण किया जाता है। और जो इनके कंपोनेंट्स के फिनिशिंग के आधार पर इनको दो प्रकार से बांटा जा सकता है। यानी जो भी कंपोनेंट हमारे बन रहे हैं, उनको फिनिश के आधार पे दो तरीकों से बांटा जा सकता है। पहला होता है स्मूथ या रेगुलर सरफेस, जिसको आप कहते हैं। सेकंड हमारा जो सरफेस होता है, वो रफ या इरेगुलर सरफेस होता है। तो हम ये कह सकते हैं, जो सरफेस हमारा है, ये सबसे पहले क्या होता है, अगर एक हम डायग्राम बनाएं तो देखिएगा कैसे चल रहा है। सबसे पहले हमारा रॉ मटेरियल था, इस पे प्रोसेस किया हमने, इसकी मशीनिंग की। ठीक है, इससे हमने मशीन कंपोनेंट बना दिया। इससे हमने सिंपली एक कंपोनेंट बनाया, क्योंकि अब ये कंपोनेंट, अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ सरफेस फिनिश, सरफेस फिनिश के बेसिस पे दो टाइप के होते हैं। पहला हो गया आपका स्मूथ या रेगुलर, रेगुलर सरफेस। और हमारा सेकंड जो हो गया, उसको कहेंगे हम रफ या ठीक है। तो ये हमारा सिचुएशन था। अभी तक हमने देखा कि कोई भी रॉ मटेरियल लिया हमने, हमने उसकी मशीनिंग की, उसे कंपोनेंट्स बनाए, और सरफेस फिनिश के बेसिस पे उन कंपोनेंट्स को हमने दो भागों में बांटा। पहला भाग हमारा था स्मूथ या रेगुलर सरफेस वाले कंपोनेंट्स, दूसरे भाग हमारे हुए रफ या इरेगुलर कंपोनेंट वाले, सर जो
सरफेस वाले कंपोनेंट्स। अब क्या होता है, जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनके सरफेसेस स्मूथ या अच्छी फिनिश वाले तब होते हैं जब हमारे टूल्स, इक्विपमेंट्स, मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स सबकी जो कैपेसिटी है और सर्विस लाइफ, अगर हमारे सारे जो कंपोनेंट्स हैं जो भी हम लगा रहे हैं मशीनों में अच्छे फिनिश वाले हों, इससे क्या होगा कि जो हमारे मशीन टूल्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, उनकी जो क्षमता है वो उससे क्या होती है, वो बढ़ जाती है। जबकि अगर आपकी सरफेस रफ है तो रफ सरफेस पे क्या होने वाला है, रफ सरफेस के केस में आपका जो भी आपकी मशीनें हैं, उपकरण हैं, मापन यंत्र हैं, इनकी कार्य क्षमता पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। कहीं ना कहीं इनके बीच में फ्रिक्शन ज्यादा होता है, फ्रिक्शन ज्यादा होने की वजह से हीट ज्यादा जनरेट होता है, और जब हीट ज्यादा जनरेट होगा, वियर टीयर ज्यादा होगा, वियर टीयर ज्यादा होने से आपका इकोनॉमी, एफिशिएंसी, हर चीज पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, दुष्प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए जरूरी है कि जो आज का कॉम्पिटिटिव टाइम है, ठीक है, एक प्रतिस्पर्धा का जो युग है, इसमें मशीनों या उत्पाद की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए सरफेस फिनिश व रफनेस के विषय में एक व्यापक स्टडी और जानकारी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर कोई भी मशीन हमारी दो या दो से अधिक कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है, अब अगर दो या दो से अधिक कंपोनेंट्स की सरफेस पे ही इश्यूज हैं, मतलब उनकी सरफेस कुछ इस तरीके से है कि रूक्ष है, वो सही से कंपैटिबल नहीं है, तो उनके बीच में जहां पे भी मैचिंग पार्ट्स हैं, जहां पे भी उनका ज्वाइनिंग पॉइंट है, वहां फ्रिक्शन क्रिएट हो सकता है, ज्यादा फ्रिक्शन होगा, हीट जनरेट होगी। वो सारा जो प्रोसीजर है, वियर टीयर और बहुत सारी चीजें, आपको एक्स्ट्रा लुब्रिकेशन करना पड़ेगा और बहुत सारी चीजें उस पर और ध्यान देना पड़ेगा। तो वो सब कहीं ना कहीं हार्मफुल है, नुकसानदायक है। अब देखिए, जो आपके सरफेस पर ये रफनेस को के कारण होने वाले किसी भी प्रकार को नुकसान को जानने के लिए हमें रफनेस की स्टडी करनी पड़ती है। रफनेस को नापने के लिए कई विधियों का और कई मापक यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, जबकि हमारे जो सरफेस के उसको स्मूथ करने के लिए एवं रफनेस का जो सीधा संबंध जो है वो कुछ फैक्टर्स से होता है। वो फैक्टर्स हमारे हैं, पहला, सबसे पहला जो फैक्टर है वो है लुब्रिकेशन। अगर आपका सरफेस अच्छी फिनिश का नहीं है, वो रफ है, तो आपको लुब्रिकेशन की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी, बहुत ज्यादा नीड हो जाएगी। रेजिस्टेंस ऑफ वियर यानी घिसाव प्रतिरोध, जिस भी पदार्थ का सरफेस थोड़ा रफ रहेगा उस पे वियर ज्यादा होगा। वाइब्रेशन, लोड बियरिंग कैपेसिटी, नॉइज, टू लाइफ, फटीक रेजिस्टेंस, करोजन रेजिस्टेंस, नमी, वेदर, ये सब का प्रभाव इस पे पड़ेगा। अगर आप इसमें सोच रहे हैं कि यहाँ पे कोरोजन रेजिस्टेंस क्या मतलब है, तो जिन पदार्थों की सतहें स्मूथ होगी वहां पे क्या होगा कि नमी को हटाना आसान हो जाएगा, क्योंकि उसमें कैविटी या पोर्स जैसे छोटे छोटे पिट जैसे नहीं बने होंगे, छोटे छोटे गड्ढे नहीं बने होंगे। जबकि अगर अनइवन सरफेस है, पीक्स और वैली है, तो वहां पे गड्ढे गड्ढे होने के चांस, बने होने के चांस ज्यादा रहेंगे, जिससे कि वहां पे आपका नुकसान हो सकता है। देखिए, इसी प्रकार हम आगे कह सकते हैं कि जो हमारे मशीनिंग एलिमेंट्स हैं उनकी सरफेसेस जितनी स्मूथ होंगी, वह उतना ही अधिक सामर्थ्यवान व भार या लोड को कैरी करने की क्षमता उसमें होगी। ब्रिटलनेस व फटीग के कारण जो हमारा
कंपोनेंट्स हैं वो फेल हो सकते हैं। मेटल के टूटने या फेल होने का सबसे अधिक जो रीजन है वो है शार्प कॉर्नर्स, और यही वो कॉर्नर्स हैं जहां से आपका मटेरियल टूटता है या फेल होता है। ठीक है। इरेगुलर सरफेस एक प्रकार से नुकीले कोनों की तरह कार्य करते हैं, जहां से वो पार्ट्स आसानी से फेल हो जाता है। कुछ हमारी जो सतहें हैं, जो हमारे सरफेसेस हैं, वो कार्यकारी नहीं होती हैं। यानी कार्यकारी ना होने का मतलब है कि उनके बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होता है। जब रिलेटिव मोशन नहीं होता है तो इन सतहों पर भी रफनेस का प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे मशीनिंग एलिमेंट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, उनकी कार्य क्षमता, सेवा अवधि बढ़ाने के लिए आपको सरफेसेस को, चाहे वो वर्किंग सरफेस हो या नॉन वर्किंग सरफेस हो, या ऐसे सरफेस जहां पर रिलेटिव मोशन हो रहे हो या रिलेटिव मोशन ना हो रहे हो, उनके बीच में आपको उनको स्मूथ हुआ, उनकी फिनिश अच्छी होना अति आवश्यक है। कॉन्टैक्ट सरफेस में रफनेस के कारण उनके घिसाव की संभावना ज्यादा रहती है। उचित व निश्चित समय अंतराल पर लुब्रिकेशन के द्वारा उसकी कार्य क्षमता व सेवा आदि को और अधिक बढ़ाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि अगर ये जो रफनेस है या खुरदरी सतहों पर, ये सतहें कैसे बनी होती हैं। होता क्या है कि अगर किसी फ्लैट सरफेस पर थोड़ी थोड़ी दूर पर कुछ गड्ढे या उभार बन जाएं, इन गड्ढों को वैली वैली VALLEY वैली या घाटी कहते हैं, तथा इन उभार को क्रेस्ट या पीक कहते हैं, शिखर जिसको हिंदी में कहेंगे। ऐसी सतहों को अनियमित सतहें या इरेगुलर सरफेस कहते हैं। सतहों के घिसने की दर, संपर्क, सतहों के क्षेत्रफल और भार प्रति इकाई अनुपात, ये सब इससे रिलेटेड होते हैं। ठीक है। इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में अलग अलग सरफेस फिनिश की सतहों की आवश्यकता होती है, इसीलिए यहाँ पे हमें अलग अलग बनावट व अलग अलग अनियमितताओं की सतहों की जानकारी रखना, अध्ययन करना जरूरी है। अब हम देखिए लिखेंगे कि सरफेस टेक्सचर और इरेगुलरिटीज क्या होती हैं, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। किस तरीके की होती हैं, क्या होता है, सतहों की बनावट कैसी होती है, इसकी बात कर रहे हैं। अपने मेन टॉपिक पे आ जाते हैं। अभी तक तो हमने इंट्रोडक्शन की बात की, जिसमें हमने बताया कि आपको रॉ मटेरियल से कैसे आपने मशीनिंग से कंपोनेंट बनाया, कंपोनेंट के बेसिस पे कंपोनेंट को आपने इसमें सरफेस फिनिश के बेसिस पे दो भागों में बांटा। पहला स्मूथ सरफेस था, दूसरा रफ सरफेस था। फिर आपने पढ़ा कि अगर कोई सरफेस कार्यकारी नहीं भी है तो भी उसका स्मूथ और उसकी फिनिश अच्छी होना जरूरी है। इससे क्या फायदा होगा, इससे जो है मशीन की जो लाइफ है वो बढ़ जाएगी। और बहुत सारे फैक्टर्स भी हमने देखे जो कि पढ़े हमारे, जो कि मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, जो आपके जिनका सरफेस फिनिश हुआ रफनेस से सीधा संबंध रखते हैं। पहला लुब्रिकेशन है, रेजिस्टेंस ऑफ वियर है, लोड बेयरिंग कैपेसिटी है, वाइब्रेशन है, नॉइज है, टूल लाइफ है, फटीग रेजिस्टेंस है, कोरोजन रेजिस्टेंस है, ह्यूमिडिटी, वेदर, ये सारे पॉइंट्स हमारे ऐसे हैं जिनका सीधा सीधा संबंध होता है कहीं ना कहीं। ठीक है। अब हम जब सरफेस टेक्सचर की बात करते हैं और इरेगुलरिटीज की बात करते हैं, तो मशीनिंग व फिनिशिंग प्रोसेस के बाद भी जो हमारे सरफेस प्राप्त होते हैं वो कंप्लीटली स्मूथ नहीं प्राप्त होते हैं, जिसके कारण जो हमारे सरफेस की स्थिति है वो आदर्श स्थिति नहीं बन पाती है। तो मशीनिंग प्रोसेस व जो हमारे ज्योमेट्रिकल इरेगुलरिटीज के आधार पर जो हमारे सरफेसेस हैं उनको चार भागों में बांटा गया है। अब अगर एक सरफेस है, हम अब बात कर रहे हैं सरफेस टेक्सचर की।
ऑन द बेसिस ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स के आधार पे हमारे चार भाग होते हैं। पहला है फर्स्ट ऑर्डर, दूसरा है सेकेंड ऑर्डर,